मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। रहने वाला मैं नोएडा के क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर के अंदर माननीय बहन जी के पैतृक गांव बहादुरपुर के पास में 3 किलोमीटर पे गांव पड़ता है साहब, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस समय हम लोग वर्तमान में कांशीराम विचार यात्रा लेकर के चल रहे हैं, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में जाएगी और माननीय बहन जी को यानी कि 5वीं बार बसपा सरकार बनाना उसका उद्देश्य है। हमको जानकारी मिली थी माननीय बहन जी के माध्यम से कि यहाँ पर जो है साहब कांशीराम जी का 15वां परिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल पर माननीय बहन जी सभा को संबोधित करने के लिए आई थी, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई थी। उसी के लिए हम लोग इस देश में हम लोग इसी स्थान पर लाखों लोग इकट्ठा हुए, तो उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आए थे। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होने वाली है और कहाँ किस तरह से वो यात्रा काम सर, वो यात्रा शुरू हो चुकी है 19 जुलाई को माननीय बहन जी के पैतृक गांव बहादुरपुर से माननीय बहन जी के पैतृक निवास बहादुरपुर के पैतृक निवास पर के ऊपर सबसे पहला झंडा बीएसपी का लगा करके उसकी शुरुआत 19 जुलाई को हो चुकी है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों को आधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों को कवर करती हुई और उसके बाद में अवध क्षेत्र में प्रवेश करती हुई हम लोग इस समय अवध के लास्ट बॉर्डर वाले जो पूर्वांचल को टच करता है अम्बेडकर नगर पे इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें हमारे पास एक रथ है, बहुत बड़ा, बस को हमने रथ के रूप में बनाया है। डीजे हम लोग साथ रखते हैं, रसोई हम साथ रखते हैं, नुक्कड़ सवारी करते हैं गांव-गांव में जाकर के। शहर के किसी भी कोने पे चलते हुए हम लोग खड़े हो जाते हैं और डीजे के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करके माननीय बहन जी के जो काम हैं उनको बताते हैं और सब समाज से अपील करते हैं कि आप 5वीं बार बसपा सरकार बनाएं। ये हमारा काम है। कितने किलोमीटर की अब तक की यात्रा आपकी सफल हुई है? हमारी सर यात्रा अगर देखा जाए तो कई हजार किलोमीटर हो चुके हैं। आप देखिए, जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुए, गौतम बुद्ध नगर को हमने पूरा किया, उसके बाद बुलंदशहर को किया, फिर हापुड़ को किया, फिर मेरठ को किया, फिर गाजियाबाद को किया, फिर बागपत को किया, फिर बड़ौद को किया, फिर शामली को किया, फिर सहारनपुर को किया। इस प्रकार से हम लोगों ने अमरोहा क्षेत्र को किया, मुरादाबाद को किया, इस प्रकार से बरेली को किया। उसके बाद बरेली के बाद में हम लोग फिर जो है इधर जो है आपके अवध क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करें, जैसे कि आपका सीतापुर हुआ, लखीमपुर हुआ, हरदोई हुआ। इसके बाद हम इस समय वर्तमान में हम लोग जो आपके अम्बेडकर नगर जिले में हैं और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं फैजाबाद अयोध्या। तो सर, ये जो आपने इतना सफर तय किया, इस सफर में तकरीबन कितने लोगों का मत परिवर्तन कर पाए आप? हाँ, बहुजन समाज के लिए इससे 2 आउटपुट निकल के आएगा। नंबर 1, लोगों का ये कहना है कि जो लोग अपने घर पे बैठ चुके थे, किसी वजह से निराश थे, उनको एक नई एनर्जी मिली। और यूथ जो था, जो किसी वजह से भटक रहा था, अन्य छोटे छोटे दलों के अंदर उनका मन बन रहा था और जो दूसरी पार्टी के भी जो सोच रहे थे वो भी सब रुक चुके हैं इस समय। तो अगर देखा जाए तो इससे कम से कम 40% जो है इजाफा हमने मनोबल को बढ़ा के दिया है और लगभग इस यात्रा को हम कंप्लीट करने के बाद कम से कम 8 से लेकर के 10% वोट का इजाफा हम केवल इस यात्रा से बढ़ा के देंगे। 22% इस समय वर्तमान में बसपा के पास वोट बैंक है, लगभग जो है 8-7% वोट हमारा इससे होगा। और जो है जो एंटी भाजपा जो माहौल चल रहा है उस सबको जोड़ते हुए किसानों का जो मुद्दे चल रहे हैं, एंटी ब्राह्मण जो हत्याएं हो रही हैं, हिंदू जो हत्या हो रही है, मौर्य समाज है, यादव समाज है, सभी जाति जो हत्या हो रही है, उनको सबको जोड़ा जाए तो एंटी उसके तो भाजपा के सामने सबसे बड़ा विकल्प के रूप में जो बीएसपी उभर के आ रही है। तो जैसे 2007 से पहले बहुत दिन से तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन माननीय बहन जी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के उस रिकॉर्ड को तोड़ा। ठीक उसी प्रकार से जो आज भाजपा के पास जो 40% वोट है, उस रिकॉर्ड को तोड़ के माननीय बहन जी 44% वोट प्राप्त करके इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही हैं। तो बहुत बड़ा जो है लगभग 330 के आसपास हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं, लगभग 44% वोट हम लोग रिसीव कर रहे हैं। सर, जिस तरह से उच्च वर्णीय लोगों को बहन जी ने अपनी पार्टी में एक अच्छा स्थान दिया, उससे क्या बहुजन लोगों के मन में कुछ खटास पैदा हुई है? नहीं, देखिए, बहुजन लोगों का हमेशा दिल बहुत बड़ा रहा है। आप देखें, अगर हम बहुजन में अगर एससी समाज की बात करें, अगर आप देखें, अगर मंडल कमीशन की बात हुई, साहब कांशीराम ने उस बात को समझा,
कि मंडल कमीशन जो ओबीसी समाज को मिलना चाहिए। तो ऐसे समाज तुरंत साथ के साथ खड़ा हो गया। उनको पता थी कि हमारे नेता ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सोच समझ के लिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही बहन जी ने सर्वजन की बात करी तो समाज ने तुरंत बहन जी का समर्थन किया कि बहन जी हम आपके साथ हैं। इतिहास को हम पढ़ते हैं तो ब्राह्मणों ने अगर इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने काम किया है तो इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम भी ब्राह्मण साथियों का हमेशा रहा है। अगर बुद्ध की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने साथ दिया बुद्ध का। बाबा साहब के कालाराम मंदिर की बात की जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण साथियों ने बाबा साहब के सामने अपना सर अड़ा करके पत्थर खाने का काम किया। अगर मनुस्मृति गिराने की बात की जाए तो उसमें तिल्ली लगाने वाले ब्राह्मण समाज के थे। अगर हम लोग बौद्ध धर्म की अब पुनर्जीवन की बात की जाए तो राहुल सांकेत्यान जो पांडे जी हैं वो खुद ब्राह्मण समाज से थे। 2007 के अंदर 54 टिकट माननीय बहन जी ने ब्राह्मण समाज को दिए, इसमें से 40 जीत करके आए। रेशियो के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जीत के आए। बहन जी ने जब बहन जी ने स्मारक बनाए तो 40 विधायक ब्राह्मण थे। अगर वो बाहर हो जाते 206 में से तो सरकार उसी समय गिर जाती। लेकिन ब्राह्मण समाज के विधायकों ने कहा कि बहन जी आप मानवता के काम कर रही हैं, आपका काम मानवता कल्याण के लिए है, हम आपके साथ हैं। तो ब्राह्मण समाज का योगदान हमेशा पहले से रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज में कोई भी निराशा नहीं है, बल्कि उनको पता है कि बहन जी ने जैसा कहा है कि हम परशुराम मंदिर बनाएंगे। बहुत लोगों ने मिसगाइड किया समाज को बहन जी के प्रति, लेकिन समाज के पास ये बात मैसेज पहुंच चुका है। एक परशुराम मंदिर बनाने से सब समाज का भला होता हो तो बनाना चाहिए। तो इसलिए बहन जी ने भी कहा, पहले कहती थी सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय, अब कहती है माननीय बहन जी सर्वजन हिताय एवं सर्वधर्म सुखाय, सारे धर्म के लोग सुरक्षित रहने चाहिए। माननीय बहन जी ने कहा बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर जितने महापुरुष थे हमने सबको जो है स्मारक बना करके सम्मान दे दिया। अब इसके साथ हम और समाज के जो लोग हैं उनके जो महापुरुष हैं उनके स्मारक भी बनाएंगे और सम्मान देंगे। इसके साथ साथ बच्चों को एजुकेशन देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, लोगों को स्वास्थ्य देंगे और लोगों को स्वच्छता देंगे। ये चार जो मूल आवश्यकता है तो इसको देखकर सब लोग खुश हैं, कोई निराशा नहीं है। जिस तरह से योगी सरकार पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, तो योगी सरकार से कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश के लोग मतलब समाधानी है, सुखी है? देखिए मैं मुश्किल से मुझे लगता है 2-4% की बात तो मैं कहता नहीं हूँ जो उनसे सेटिस्फाई है। वो उनके अपने स्वार्थ हैं, वो उनका अपना मामला है, लेकिन मास बिल्कुल हट चुका है। मास सरकार में आता है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, उसका परिवार है, कुछ है, सांसद है, उनका कोई कोर कमेटी के लोग हैं, लेकिन जो आम जनमानस जो वो बनाता है वो पूरी तरह से परेशान है। अभी हम तो यात्रा रैली में चल रहे थे तो हम एक हाथ से लोगों को संबोधित करते थे शहर में। एक हाथ का मतलब ये था कि आप बीएसपी को वोट दो, हमारे एक हाथ में झंडा था, एक हाथ से हम लोगों को हम आए करते थे। तो वो हमसे उसके विपक्ष में उसके एवज में वो हमसे दोनों हाथ जोड़ते थे। हम कहते थे कि आप बीएसपी को वोट देना, वो कहते थे भाई भाजपा से बचा लो। बढ़िया समाज भी दुखी है। ब्राह्मण समाज के 6000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है जो पूरे 5000 साल के इतिहास के अंदर सबसे पहले हुआ है। ये इसका मतलब सब ये है कहने का कि मोदी जी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, ये चारों लोग, ये 2 लोग देश को बेच रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह, और 2 लोग खरीद रहे हैं, अडानी, अंबानी। ये चारों लोग ना तो हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं। ये चारों जैन बनिया हैं। इन लोगों ने इसने पूरे देश को बेच दिया है। तो इसलिए ब्राह्मण भी परेशान है। ब्राह्मण को पता है कि सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। क्षत्रिय में ब्राह्मण में झगड़ा करा दिया। 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं क्षत्रिय समाज के योगी के ऊपर कंधा पे बंदूक रख करके 6000 की हत्या करवाई, जिससे कि इनमें कभी आपस में प्रेम ना बन सके। ये जैन बनिया लोग हैं और ये इस देश को बेचना चाहते हैं। अडानी अंबानी के हाथ में पहले देंगे उसको। और ये कुछ लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 11 लोग हैं। उन 11 लोगों में से एक आदमी का रिप्रेजेंटेटिव है अमित शाह, उसका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के इंडिया की तरफ से। ये पूरे देश को आर्थिक रूप से कमजोर करके, लोगों को आर्थिक रूप से अपने पक्ष में लेकर के, पूरे देश को अर्थ के आधार पर दबा करके ये देश को बेचना चाहते हैं। बहुत बड़ा गेम चल रहा है, जिसको बुद्धिजीवी समझ चुका है। तो उसके बहकावे में कोई समाज आने वाला नहीं है। हर एक समाज में से पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है समाज को मतलब अच्छा स्तर लेके जाना। तो सभी लोग अब जो है बसपा की तरफ देख रहे हैं, माननीय बहन जी की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से 2014 से एक बात चल रही है कि ईवीएम में घोटालों की वजह से बीजेपी सरकार चुन के आ रही है, ईवीएम में घोटालों की वजह से बीजेपी सरकार चुन के आ रही है। इस वक्त भी अगर ईवीएम से वोटिंग होता है और अगर भाजपा फिर से सत्ता में बैठती है तो उस वक्त
आप लोगों का क्या पैसा रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा तो ये निवेदन है कि ईवीएम में घोटाला है, ये कन्फर्म है, इसे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है। माने बहन जी ने भी खुद कहा, माने बहन जी ने केस भी डाला है। लेकिन ये लोग ईवीएम के माध्यम से देश के गरीब समाज के लोगों के अंदर से राजनीतिक चेतना को समाप्त करना चाहते हैं। ईवीएम भी समाप्त होनी है एक दिन, जहाँ पे ये बनी थी वहाँ पे समाप्त हो चुकी है, तो ये भी समाप्त होनी है। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, अपनी राजनीतिक चेतना को आप समाप्त न करें, और बेईमानी के दम पे आप कोई भी सरकार तक चल नहीं सकती। इनसे बड़ी गुंडागर्दी इंदिरा गांधी जी की होती थी, लेकिन उसको भी समाज ने पटक नहीं दी। एक समय ऐसा आएगा, अगर इस सैक्रिफाइस कर लेते हैं, क्या कहेंगे, हर 5वां वोट उनको मिल जाए भाजपा को, लेकिन इतना वोट अब की बार बीएसपी के पक्ष में पड़ेगा कि अगर इन्होंने गड़बड़ी करी 1%, तो हर 5वां वोट भाजपा के पक्ष में पड़ने के बावजूद भी जो बाकी जो वोट है वो बसपा के पक्ष में रहेगा। इस आधार पर हम जीत पाएंगे। जैसा 19 सीट हम पहले जीते हैं, इन्हें पूरी पुरानी करी, और उसकी भी एक सीमा है। ज्यादा करेंगे तो लोगों का सबर टूट जाएगा। तो लोग समझ रहे हैं कि भाई जब कोई वोट ही नहीं दे रहा है तो जीत कहाँ से गए। तो इस आधार पर, लेकिन पिछली बार वोट मिला था, शायद झूठ के आधार पर मिला हो, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो पाएगा। अब की बार ईवीएम में सुधार भी हुआ है, और ईवीएम में गड़बड़ी के चांस नहीं है अब की बार, और जो है सब समाज जो है साथ है। और अगर इसके बावजूद भी इन्होंने कुछ किया तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग अपने गांव में से, स्कूलों में से जो सेंटर होते हैं, बूथ सेंटर, इसमें से ईवीएम को निकाल के बाहर फेंकेंगे। हम लोग कोई भी बेईमानी के दम पे ज्यादा हम लोग चल नहीं सकता। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बेईमानी के दम पर इन्होंने इसके पहले भी सत्ता हासिल की है, हो सकता है इसके बाद भी कुछ नए जुमलों के साथ ये लोग सत्ता हासिल कर लेंगे। देखिए, जुमला एक अलग चीज है और बेईमानी एक अलग चीज है। जुमला का मतलब है कि आप किसी को जो इंस्पायर कर रहे हैं, आप किसी को इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं, तो जुमले वाला दौर तो चला गया, क्योंकि लोग समझ गए। वो भी जैसे बेईमानी के दम पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, ऐसे ही झूठ के दम पे भी ज्यादा नहीं चल सकते। तो झूठ और बेईमानी दोनों खत्म होने वाली है। ऐसा लोग, तो कितने प्रतिशत लोग यहाँ के जागरूक हो चुके हैं कि सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं, और अब इनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा कितने प्रतिशत लोगों में जागृति हुई है? देखिए, इस देश में इस समय जो अवेयरनेस या जो मीडिया का काम है, वो इस समय सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई देखने को तैयार नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो उन्हीं के प्रभाव में है। और जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल और जो है